अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फयाज़ बराल इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपको बताऊंगा कि एसी कैसे काम करता है। आपने जब कभी भी किसी एआई टूल से पूछें या गूगल पे सर्च करें या यूट्यूब वीडियोस देखें तो बहुत सारी वीडियोस या बहुत सारी सर्चेज़ या बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आपको मिल जाएंगी कि एसी कैसे काम करता है, ठीक है। लेकिन वो प्रैक्टिकली शायद आपको उस तरह ना समझा सके। अभी मैं आपको ये मैंने बैक कैमरे पर शिफ्ट किया। ये मेरे पास दो यूनिट्स हैं। एक ये विंडोज़ एसी है, इसको जिसके दोनों हिस्से इवेपोरेटर और जो कंडेंसर हैं वो दोनों इसके अंदर ही मौजूद हैं। और ये जो नीचे पड़ा है ये इसको जो आप आमतौर पर आप लोगों ने देखे होंगे, ये आउटडोर यूनिट है और ये इसका इंडोर यूनिट है, ठीक है। मैंने विंडो एसी का इंतखाब इसलिए किया है कि एसी चाहे विंडोज़ हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे डक्ट हो, कैसेट हो, वीआरएफ वीआरवी हो, कोई एसी हो, उसकी कैपेसिटी 1 टन हो, 1.5 टन हो, 2 टन हो, 5 टन हो, 10 टन हो, जितने टन का मर्जी हो। ज़ीरो से लेके हीरो तक यानी ए से लेके जी तक जो एयर कंडीशनर होगा ना, जब वो कूलिंग करेगा तो उसका मैकेनिज़्म सेम होगा। हाँ, अलबत्ता अगर इन्वर्टर है तो फिर हीटिंग का मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा कि यानी कि अगर नॉन इन्वर्टर एसी है, सपोज़ कि ये विंडो एसी जो नॉन इन्वर्टर है और इससे हमने हीटिंग भी लेनी है, यानी कि सर्दी के दौरान हमने इससे हीटिंग लेनी है, तो फिर इसका जो कंप्रेसर है, ये वाला कंप्रेसर, ये रिवर्स नहीं चलेगा। फिर हमें इसके अंदर एक हीटर के तौर पे कोई चीज़ लगानी पड़ेगी जो कि इसकी हीट को अंदर लेके आएगी। बाकी अगर इन्वर्टर होगा तो फिर ये क्या होगा कि ये जो है कंप्रेसर इसका रिवर्स चलेगा, फिर ये इधर से कूल बाहर फेंकेगा, ठीक है, इस साइड से, इसको कंडेंसर बोलते हैं, और इधर से हीट अंदर लेके आएगा। चले अब हम समझना शुरू करते हैं कि एयर कंडीशनर जो है वो हमें कूलिंग प्रोवाइड कैसे करता है, ठीक है। एसी के मेन 5 हिस्से होते हैं जो एट द सेम टाइम काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला इवेपोरेटर, दूसरा ये कंडेंसर, तीसरा ये कंप्रेसर, चौथा ये एक्सपेंशन वाल्व, ये जो ब्रिक ब्रिक्स आपको नज़र आ रही है एक्सपेंशन वाल्व, और पांचवा ये फ़ैन, ठीक है। ये थोड़ा सा जाम है, यानी कि हमें तो इससे कोई गर्ज नहीं है, हमें तो अपना तरीक़ाकार समझना है, ठीक है। ये इसकी वायर है, इसको सपोज़ कि हमने लगा दिया है किसी भी स्विच में लगा के इसको ऑन कर दिया, और फिर एसी हमें कूलिंग कैसे प्रोवाइड करेगा। उसके लिए क्या होगा कि ये कंप्रेसर स्टार्ट होगा। कंप्रेसर की ये 2 लाइंस हैं, इधर आपको नज़र आ रही होंगी, जो कंप्रेसर के साथ अटैच है, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इसको सक्शन लाइन बोलते हैं और इसको डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। डिस्चार्ज लाइन जो है ये क्या करेगी, यहाँ से एसी ये जो कंप्रेसर है, ये रेफ्रिजरेंट जो है लेके, यानी जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट होगी उसको कंप्रेस करेगा, जो कि वेपर हालत में होगी, क्योंकि लिक्विड कभी भी कंप्रेस नहीं होता। लिक्विड रेफ्रिजरेंट इस पाइप के थ्रू, ये देखें, ये यहाँ से नीचे से होके, ये देखें, ये नीचे से होके किधर आ रहा है, ये कंडेंसर में आ रहा है, इधर आएगा। जब रेफ्रिजरेंट यहाँ पहुँचेगी तो कंप्रेस्ड रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई होंगे, यानी कि गर्म भी होगी और उसका प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे पहुँच जाएगी, यहाँ से, यानी कि ये देखें, यहाँ इसके अंदर ये कॉपर की आपको नज़र आ रही होंगी ट्यूब्स हैं, उनमें रेफ्रिजरेंट इस तरह फ़्लो करेगा। जब इधर फ़्लो करेगा तो साथ में फ़ैन अपना काम स्टार्ट कर देगा, ये वाला फ़ैन। जब फ़ैन चलेगा तो फ़ैन क्या करेगा, इसकी जो हीट है उसको बाहर फेंकेगा, इधर बाहर ब्लो करेगा। जब हीट को बाहर फेंकेगा तो रेफ्रिजरेंट का क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, लेकिन प्रेशर उसका उतना ही रहेगा। अच्छा, डिस्चार्ज लाइन पे प्रेशर कितना होगा? डिस्चार्ज लाइन पे जो सही कंप्रेसर होगा ना, जिसकी बिल्कुल ठीक हालत में काम कर रहा होगा, वो तकरीबन 400 to 500 PSI, ठीक है, 400 to 500 PSI डिस्चार्ज लाइन पे इसका प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आएगा, घूम घूम के यहाँ से रेफ्रिजरेंट जब वो वेपर से लिक्विड में तब्दील हो रहा होगा और उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा होगा, फिर यहाँ से ये सब लाइनों में से घूम के जब यहाँ से दोबारा रेफ्रिजरेंट बाहर आ जाएगा, यहाँ से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से बाहर निकलेगा, ये लाइन आपके सामने जा रही है, ये वो नीचे से जा रही है। अभी मैं दूसरी जगह पे लेके आ जाता हूँ आपको, यहाँ पे ये वही लाइन आ रही है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे पहुँचेगा। इसको एक्सपेंशन वाल्व बोलते हैं, ठीक है। इसकी डिफरेंट कंडीशंस हो सकती हैं।
ये जो एक्सपेंशन वाल्व है इसका काम एक ही होता है, लेकिन ये डिफरेंट साइजेस के हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ एसी। कैपेसिटी के हिसाब से, जितनी एसी की कैपेसिटी होगी उसी हिसाब से इसका साइज़ बड़ा होगा। अच्छा, ये क्या करेगा कि जब इधर से रेफ्रिजरेंट जो पहले कंडेंसर में पहुँचते वक्त वेपर थी, फिर लिक्विड में तब्दील हो रही थी, लेकिन वो फुल लिक्विड में नहीं होती जब यहाँ तक पहुँचती है। जब यहाँ पहुँचेगी तो ये देखें पीछे से ये लाइन थोड़ी सी मोटी है, ठीक है, आगे ये ब्रीक रास्ता, इसको तंग रास्ता भी बोलते हैं। अच्छा, जब रेफ्रिजरेंट इस तंग रास्ते से पहुँचेगी, ये तंग है, फिर आगे ये देखो थोड़ा सा खुला हुआ है, ठीक, इसमें आएगी तो ये क्या हो जाएगी, फुल लिक्विड में तब्दील हो जाएगी। और साथ में जो इसका टेम्परेचर लो था लेकिन प्रेशर आई था, इधर आकर प्रेशर भी फुल लो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फुल लिक्विड में आ जाएगी। यहाँ से आगे इस लाइन को लिक्विड लाइन बोलते हैं, ठीक है। तीनों लाइंस की समझ आ गई। ये पहली थी डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज लाइन के थ्रू रेफ्रिजरेंट किधर आया, कंडेंसर में। ये डिस्चार्ज लाइन के थ्रू आया रेफ्रिजरेंट इधर से घूम के कंडेंसर कॉइल में। कंडेंसर कॉइल ने क्या किया, जो वेपर में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर गैस थी, जब इसमें से एयर गुजरी, जो इसकी हीट को जब उसने बाहर फेंका तो ये क्या हुआ, लो टेम्परेचर मगर हाई प्रेशर रही। फिर ये यहाँ से इधर आ गई, जब इधर आई तो इसका क्या था, टेम्परेचर तो इसका डिक्रीज़ हुआ लेकिन प्रेशर इसका हाई था। फिर ये पहुँची एक्सपेंशन वाल्व तक। एक्सपेंशन वाल्व जब तंग रास्ते से गुजरी तो क्या हुआ, इसका प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया और टेम्परेचर पहले भी इसका डिक्रीज़ था, मज़ीद गिर गया। तो यहाँ पे आके ये लिक्विड लाइन में आ गई। लिक्विड रेफ्रिजरेंट जब यहाँ से आएगा तो ये आएगा, जाएगी इवेपोरेटर में यहाँ से, ठीक है। ये इस गाय पाइप से रेफ्रिजरेंट इधर आ गई, ये होता है इसका इवेपोरेटर। अच्छा, इवेपोरेटर से क्या होगा कि इसके अंदर ब्लोअर लगा हुआ है, ठीक है। वो मैं आपको इधर बाहर कोई मोटर पड़ी है तो उससे दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक ब्लोअर लगा होता है इस किस्म का, ये देख रहे हो, ये वाला, ये ब्लोअर है। ये मोटर जो आपको नज़र आ रही है, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मोटर आपको नज़र आ रही है, इसका ये वाला फ़ैन है, इसका जो इधर वाला हिस्सा है वो ब्लोअर है। तो वो क्या करेगा, इसमें से हवा खींचेगा, सक करेगा, इधर से हवा खींचेगा। जब इसमें ठंडी गैस फ्लो हो रही होगी इन पाइप्स में, तो वो क्या करेगा, यहाँ से एयर को सक करेगा। जब गर्म हवा इसमें से गुजरेगी तो इसकी कूलिंग को जज़ब कर लेगी और गैस को, रेफ्रिजरेंट को क्या कर देगी, दोबारा गर्म। तो वो जो गर्म हवा यहाँ से गुजरेगी तो वो ठंडी हो जाएगी और ब्लोअर उसको उधर से गुजार के इस रास्ते से बाहर फेंकेगा, जो कि जिसको हम कूल एयर बोलते हैं, जो कमरे को ठंडा करती है, ठीक है। इस तरह रेफ्रिजरेंट यहाँ पे आके दोबारा गर्म होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी कूलिंग जो है वो एयर जज़ब करके कमरे में ट्रांसफ़र कर देगी, ठीक है। दोबारा जब यहाँ से गुजरेगी, जब वो दोबारा इसमें से जब यानी कि गुजर रही होगी रेफ्रिजरेंट, तो वो गर्म हो रही होगी और वो दोबारा लिक्विड से वेपर में तब्दील हो रही होगी। जब वेपर में तब्दील हो रही होगी तो वो दोबारा क्या बनेगी, इन पाइप्स के थ्रू, पहले यहाँ इन पाइप्स के थ्रू वो अंदर आई थी, यहाँ से इस पाइप के थ्रू, इसको सक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसके थ्रू वापस कंप्रेसर में चली जाएगी। ये मैं आपको पूरी लाइन दिखाता हूँ, ये ठीक है। ये पाइप की लेंथ बढ़ाई जाती है क्योंकि ये विंडोज़ एसी है, इसमें पाइप की अगर लेंथ नहीं बढ़ाएंगे तो प्रॉपर कूलिंग नहीं कर पाएगा। ये सेक्शन लाइन। अच्छा, ये जो चीज़ लगी हुई है, ये वाली, ये नज़र आ रही है आपको, इसको ऑयल सेपरेटर बोलते हैं। ये ऑयल सेपरेटर का काम करता है। ये क्या क्यों लगा होता है कि जब कंप्रेसर गैस को, रेफ्रिजरेंट को सक कर रहा होगा तो उसमें अगर वेपर के साथ लिक्विड भी हो तो लिक्विड चूँकि कंप्रेस नहीं होता, जब लिक्विड कंप्रेसर में पहुँचेगा तो वो क्या करेगा, वो कंप्रेसर को जैम कर देगा, ख़राब कर देगा, कंप्रेसर वर्क नहीं कर पाएगा, इसलिए ये लगा होता है। अच्छा, ये आप डिफरेंट कंप्रेसर और भी, ये भी कंप्रेसर है, ये भी कंप्रेसर। इन कंप्रेसर के ये वाला सिस्टम जो है ना, ये वाला, ये इनके अंदर लगा हुआ है, इनके अंदर ये लगा हुआ है, ये बड़े कंप्रेसर है। जो मज़ीद इससे बड़े सिस्टम होते हैं, यानी कि एयर कंडीशनर इससे बड़े होते हैं, जैसे ये पड़ा है ये नीचे, ठीक है। इसके एक अलग से भी ऑयल सेपरेटर लगा होता है ताकि सेफ्टी को जो है ना वो भरपूर तरीके से नज़र में रखा जाए। अच्छा, इसके दीगर कंपोनेंट भी होते हैं एयर कंडीशनर के, जैसे कि ये एक आपको चीज़ नज़र आ रही होगी, ये वाली, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। इकराम भाई थोड़ा सा ध्यान रहे। अच्छा, इसको थर्मोस्टेट बोलते हैं। इसका क्या काम होता है कि ये कमरे का जो टेम्परेचर है वो बताती है एयर कंडीशनर को, जो हमने सेट किया होता है कि हमें 16 डिग्री सेंटीग्रेड या 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी हमें कूलिंग चाहिए, तो वो क्या करेगी, ये बताएगा कंप्रेसर को कि तुम रनिंग में रहो, अभी कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री तक नहीं आया। जब 16 डिग्री सेंटीग्रेड इसको महसूस होगा, इसके अंदर मरकरी पारा होता है, वो फैलेगा, वो जब सुखड़ेगा तो क्या करेगा, इधर से कट कर देगा, दूसरे को कनेक्शन कट कर देगा और कंप्रेसर स्टॉप हो जाएगा।
ये एयर कंडीशनर का वर्किंग प्रोसीजर है। यही एयर कंडीशनर का वर्किंग प्रोसीजर चिल्लर पे भी अप्लाई होता है, लेकिन चूँकि यहाँ पे ये ओपन सिस्टम में पड़ा है, यहाँ से जो ठंडक है वो हमें ठंडक भी एयर के ज़रिए मिल रही है और जो हीट बन रही है वो भी एयर के ज़रिए आउट हो रही है। लेकिन जो चिल्लर होगा उसमें क्या होगा, चूँकि वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है इसलिए उसमें ये काम पानी करेगा जो यहाँ से एयर करती है। जो चिल्लर में हीट बनेगी, कंप्रेसर हीट बनाएगा, उसको पानी के थ्रू कूलिंग टावर तक पहुंचाया जाएगा और कूलिंग टावर उस हीट को बाहर फेंकेगा और जो कूलिंग उधर बनेगी, एवापोरेटर कूलिंग बनाएगा, उसको भी पानी के ज़रिए FCU यूनिट या AHU यूनिट तक पहुंचाया जाएगा। उम्मीद है कि आपको AC का काम करने का तरीका मुकम्मल तौर पर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो मैं इस चीज़ पे बनाऊंगा कि अगर AC में यहाँ पे ये एवापोरेटर पे बर्फ़ आ रही है, आइस आ रही है, तो वो क्यों आ रही होगी। ठीक है, मज़ीद अगर कोई AC का काम जानने वाला ये वीडियो देख रहा है तो उसके लिए सवाल भी है, वो अपना जवाब कमेंट में ज़रूर बताए कि अगर एवापोरेटर पे आइस आ रही है या स्प्लिट एयर कंडीशनर लगा हुआ है जिसमें एवापोरेटर नज़र नहीं आता, जैसे कि ये वाला पड़ा है और ये पानी ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, इस पर भी आइस आ रही है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, मुमकिन वजूहात उसकी बताएं। उम्मीद है आपको आज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे साथ अपना ढेर सारा प्यार शामिल करें। वस्सलाम।